गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उस टाइम का सबसे बड़ा एक्ट था। इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट, जिस वजह से इस एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। देयर वाज टू पार्ट, इट वाज डिवाइडेड। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। तो दोनों ही एक्ट को 1935 में लाया गया था। राइट, ये कब तक का लॉन्गेस्ट एक्ट रहा? ये 1999 तक लॉन्गेस्ट एक्ट रहा। उसके बाद ग्रेट लंदन एक्ट आया जो इससे भी बड़ा था। तो ये एक्ट सबसे बड़ा था, इस वजह से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। तो हमें जो पढ़ना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सेक्शन थे, देवर 321 sections and there was 10 schedules, right? 321 section आराम से याद हो जाएगा। 3, 2, 1 जस्ट रिवर्स ऑर्डर में 1, 3, इसी तरह से 3, 2, 1 and 10 schedules were there. So का मकसद क्या था इस एक्ट का? इस एक्ट का मकसद था to achieve all India Federation. All India Federation. All India Federation क्या था कि ब्रिटिशर्स इंडियन की प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मिलाना चाहते थे। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? यूनियन बनाना, एक समूह बनाना। तो वो एक ब्रिटिश इंडिया का ऐसा फेडरेशन बनाना चाहते थे जिसमें वो इंडियंस को मिलाना चाहते थे, ताकि जिससे उनकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो वो एक ऐसा स्ट्रेटजी फॉर्म कह सकते हैं, और उन्होंने इसके लिए ये एक्ट लाया। तो फेडरेशन बनाने का उनका जो ड्रीम था वो हो नहीं पाया, बिकॉज जो इंडियन की स्टेट्स थी वो सब इनसे आकर मिली नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि अगर 50% भी इंडिया इनसे मिल गए, इनकी वहाँ की प्रोविंसेस, वहाँ की टेरिटरीज मिल के इनके साथ हो गए, तो भी उनका ये ड्रीम सच हो जाएगा फेडरेशन बनाने का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी ये एक्ट काफ़ी कुछ दे गया। अब इस एक्ट के तहत देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी भी एक है। RBI इसलिए बनी टू कंट्रोल मनी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जो आज भी है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट प्रोविजन कब आया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम आया। देन देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट इन 1937। अब इस एक्ट में एक कोर्ट बनाने के लिए बोला गया, ठीक है, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट, जो 1937 में बना। बट ये दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन में, और ये कोर्ट आज भी मौजूद है बाय द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। कितने सुप्रीम कोर्ट्स हैं? सिर्फ एक। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो फेडरल कोर्ट इसका नाम था पहले, और ये बनाया गया 1937 में एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। देन देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जानते होंगे UPSC, ये सब के एग्जाम्स आपको पता होंगे, है ना।
तो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, तो कमीशन भी इस एक्ट के थ्रू प्रोविजन में लाया गया। तो पहला क्या था, फेडरल, एफ फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देन देयर वाज प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब है फेडरल, इसका मतलब है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मतलब है जॉइंट, राइट। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। देन बाईकैमरलिज्म लाया गया। व्हाट इज बाईकैमरलिज्म? बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ द टू हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अगर हम आज देखें तो क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, दो हाउस का प्रोविजन को कहते हैं बाईकैमरलिज्म। तो बाईकैमरलिज्म लाया गया 6 प्रोविंसेस में। 6 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? बॉम्बे, अब बॉम्बे का नाम क्या है, मुंबई। देन देयर वाज बंगाल, बिहार, मेड्रास, मेड्रास यानी कि चेन्नई, देन असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, राइट। तो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया टू गिव द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के देने के लिए 6 प्रोविंसेस का में बाईकैमरलिज्म लाया गया। देन एबॉलिश्ड कर दिया गया, किसको एबॉलिश कर दिया गया? डायआर्की। डायआर्की कहाँ पे? डायआर्की एट प्रोविंसेस, जो भी प्रोविंसेस थी वहाँ पे डायआर्की। डायआर्की का मतलब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो प्रोविंसेस यानी स्टेट्स, प्रोविंसेस कहिए, टेरिटरी कहिए, स्टेट्स कहिए, सभी की एक रूलिंग होती थी क्राउन, बाय द क्राउन, और एक रूलिंग होती थी वहाँ के गवर्नर जनरल की, ठीक है, प्रोविंसेस में। तो उन्हें, तो अब जो बाय द क्राउन रूलिंग थी वो फिनिश कर दी गई प्रोविंसेस में। देन और क्या अबॉलिश किया गया? काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अबॉलिश कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया, व्हाट इज काउंसिल ऑफ इंडिया? काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके पहले जो एक्ट्स थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1916 भी आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 करके भी ऐसे आया था। तो उस टाइम पे भी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था। तो काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होता है कि देयर आर फ्यू मेंबर्स होते हैं जिनका जो काम रहता है वो ये रहता है कि जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज को एडवाइस करना, सेक्रेटरीज को इंफॉर्मेशन देना इंडिया में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों की। तो काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसको एबॉलिश कर दिया गया। सो दीज वर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पर
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दी गई, उसके साथ 3 लिस्ट यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेंट्रल, जिसको कहा गया फेडरल लिस्ट. देन देयर वाज द लिस्ट रिलेटेड टू द स्टेट्स, जिसे कहा गया प्रोविंशियल लिस्ट. And there was the list related to the both center and state. जो प्रोविंस और स्टेट दोनों से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट. तो इस तरीके की 3 लिस्ट लाई गई. अभी आज के टाइम में देखें तो कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यानी कि फेडरल लिस्ट इस टाइम पे कहा गया. जो यूनियन लिस्ट होती है वो सेंटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर रखे जाते हैं. उसी तरह से स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट में रखे जाते हैं. और जो दोनों से ही रिलेटेड मैटर होते हैं उसे कॉन्करेंट लिस्ट में. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है वो स्टेट का भी मैटर है और सेंटर का भी मैटर है, राइट. तो इसलिए एजुकेशन को हम दोनों ही जगह इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं क्योंकि ये दोनों लिस्ट के मैटर्स हैं. वैसे हम देखें तो फेडरल लिस्ट या जो सेंट्रल लिस्ट है उसके जो मैटर हैं वो उससे डील करेगा और जो प्रोविंशियल लिस्ट से रिलेटेड मैटर है वो उससे डील करेगा और जो दोनों से रिलेटेड मैटर हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगे.